हेलो फ्रेंड्स, एएमआई में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 7 की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मध्यकालीन भारत। क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी, जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, उसे हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो मध्यकालीन भारत, इसे हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, जैसा कि हमने प्राचीन भारत को किया था। इसे भी हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट है भारत और संसार। तो इसमें हम देखेंगे कि आरंभ में या मध्यकाल के शुरुआत में भारत की स्थिति कैसी थी और उस समय विश्व की स्थिति कैसी थी। खासकर एशिया पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो मध्यकाल इतिहास में मध्यकाल और मध्य युग शब्द का प्रयोग उस समय के लिए होता है जो प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का युग है। हम 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का आरंभ और 18वीं शताब्दी को मध्यकाल का अंत मानते हैं। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के सामाजिक जीवन में बहुत से परिवर्तन हो रहे थे और इन परिवर्तनों ने भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला और इस काल के सामाजिक जीवन के अनेक पक्षों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। और जैसे इसने जीवन के राजनीतिक और आर्थिक पक्षों पर इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार भारत में एक नया आरंभ हुआ या भारत में एक नए युग का आरंभ हुआ और यह परिवर्तन 8वीं शताब्दी के आसपास हुए। इसलिए हमने 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का प्रारंभ माना है। आजकल जो भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं, वे सभी या उन सभी भाषाओं का विकास इसी काल में हुआ। आज प्रयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ हों चाहे कपड़े, तो वे सब इसी काल में लोकप्रिय हुए और हम लोगों में प्रचलित अनेक धार्मिक विश्वासों का विकास भी इसी काल में हुआ। यह है भारत का 10वीं सदी के दौरान मैप। तो उस समय राजपूत राजाओं का उत्तर में शासन था और दक्षिण में चालुक्य और चोल काफी शक्तिशाली राजवंश थे और उड़ीसा बिहार तरफ पल्लव या पाल राजाओं का शासन था। प्राचीन भारत की अपेक्षा हमें मध्यकालीन भारत की अधिक जानकारी प्राप्त है। प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी दो प्रमुख संसाधनों या साधनों से होती है। पहला है साहित्य और दूसरा पुरातत्व। मध्यकाल के संबंध में भी यही सत्य है। मध्यकाल के आरंभिक भाग अर्थात 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक की अनेक सूचनाएं हमें लेखों से प्राप्त होती हैं और यह लेख या तो ताम्रपत्र पर और या शिलाओं पर लिखे गए थे और यह सारे लेख भारत के गांवों में और मंदिरों में बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। जैसे ये तांबे की पन्नी जैसी पतली परत जैसे पेज होते थे, उस पर लेख लिखे जाते थे। और जैसे हमने ये देख सकते हैं अशोक के शिलालेख जैसे देखे हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, तो इस प्रकार के शिलालेख होते थे और ये आज भी प्राचीन मंदिरों और गांवों में मिलते हैं। इन अभिलेखों का अध्ययन मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यकाल के इतिहास को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के साहित्यिक साधन भी प्राप्त हैं। यह आरंभ में भोजपत्र पर लिखे गए थे, फिर 13वीं शताब्दी में कागज का आविष्कार होने के बाद ये कागज पर लिखे जाने लगे। इस काल के इतिहास के अध्ययन को सरल बनाने के लिए
जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। तो देखते हैं पहले पूर्व मध्यकाल। 8वीं शताब्दी से 13वीं सदी तक के काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं और इस काल के अंतर्गत भारत में प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल और उनके द्वारा कन्नौज के लिए किए गए पारस्परिक संघर्ष तथा उत्तर भारत के राजपूत राज्य और दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य का इतिहास आता है। अब देखते हैं उत्तर मध्यकाल। तो 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक के काल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं, या 13वीं शताब्दी के बाद के काल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं, जिसके अंतर्गत दिल्ली के सुल्तानों, विजयनगर के राज्यों और सबसे महत्वपूर्ण मुगल साम्राज्य का इतिहास आता है। ये जानकारी, आपकी जानकारी के लिए मुगल साम्राज्य का मैप लगाया है। तो मुगल साम्राज्य का शासन 1530 ईस्वी से शुरू होता है और 1707 औरंगजेब के समय तक ज्यादा प्रभावी रहता है। तो ये अलग अलग समय पर मुगल एम्पायर बढ़ता और घटता रहा। इस मैप को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। पूर्व मध्यकाल लगभग प्राचीन काल के समान ही था, क्योंकि इसमें भारतीय संस्कृति में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुए थे। तुर्कों और मुगलों ने भारत को अपना देश बना लिया और स्वयं भारतीय समाज के अंग बन गए, और इसी काल में विदेशी भारत में आने लगे और भारत का बाहरी संसार से संबंध घनिष्ठ हो गया। और इस परिवर्तन और आगमन को समझने के लिए इस समय पश्चिम एशिया, यूरोप और मध्य एशिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में किस प्रकार की घटनाएं हो रही थी समझना आवश्यक है। पैगंबर मोहम्मद ने एक नवीन धर्म इस्लाम का उपदेश दिया। इससे अरब जातियों का संगठन हुआ और शीघ्र ही उनका राजनीतिक समूह बन गया और उन्होंने पश्चिम एशिया के अनेक भागों जैसे जॉर्डन, सीरिया, इराक, तुर्की आदि को भी जीत लिया। इस समय तक रोमन साम्राज्य का अंत हो चुका था, जिससे यूरोप को बड़ी हानि हुई और 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक का समय यूरोप के इतिहास का अंधकार काल कहा जाता है। लगातार युद्धों के कारण यूरोप में राजनीतिक सुरक्षा नहीं थी और कोई कानूनी व्यवस्था भी नहीं थी। इस काल में जिस सांस्कृतिक जीवन का विकास हुआ वह केवल ईसाई धर्म से संबंधित था। ईसाई पादरी सारे महाद्वीप में यात्रा करते थे और लोगों को ईसाई बनाते थे। 10वीं शताब्दी में जर्मनी, इटली तथा कुछ अन्य क्षेत्रों को मिलाकर एक साम्राज्य की स्थापना की गई जो पवित्र रोमन साम्राज्य कहलाया। यूरोप का अंधकार युग का दूसरा प्रमुख परिवर्तन सामंतवादी व्यवस्था, जिसे फ्यूडलिज्म कहा जाता है, या कह सकते हैं अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडलिज्म शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जमीन का एक टुकड़ा। जो भी व्यक्ति राजा की सेवा करता था, राजा उसे नगद वेतन के बदले जमीन देता था। इसलिए यूरोप में यह सामंतवादी व्यवस्था विकसित हुई। अंधकार युग में यूरोप का अरब जगत से संबंध टूट गया और बाद में यूरोप के लोग अरब देशों में रुचि लेने लगे। यूरोप के निवासियों में यह रुचि व्यापार और धर्म के कारण उत्पन्न हुई। व्यापार के कारण लोग धनवान हो गए थे, इसलिए यूरोप के लोग भी इस व्यापार में हिस्सा चाहते थे। इस कारण कुछ व्यापारी भी यूरोप में इस व्यापार में भाग लेना चाहते थे। यूरोप के नए बने ईसाई इस्लाम धर्म के प्रचार के कारण चिंतित थे। इस कारण अनेक धर्म युद्ध संगठित किए गए। इन धर्म युद्धों को क्रूसेड कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में अब्बासी खलीफाओं की शक्ति घट गई और उनका क्षेत्र जो प्रांतों में विभाजित था उनके नियंत्रण में न रहा और सभी प्रांत स्वतंत्र हो गए। सल्जुक तुर्क जो मध्य एशिया में शक्तिशाली थे, पश्चिम की ओर बढ़े और उन्होंने इनमें से कुछ प्रांतों को जीत लिया और 11वीं शताब्दी तक शासन किया। उन्होंने फारस, इराक, सीरिया और बेंजटाइन साम्राज्य पर आक्रमण किया और शीघ्र ही उस क्षेत्र में बस गए। बेंजटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी और किसी समय बेंजटाइन साम्राज्यवाद और विस्तार में रोम साम्राज्य का प्रतिद्वंदी था।
बेंजाटाइन सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता पर खड़ी थी। 13वीं शताब्दी में चंगेज खां के नेतृत्व में मध्य एशिया के मंगोलों ने फिर बेंजाटाइनों पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण ने पश्चिम एशिया में बेंजाटाइन तुर्कियों को कमजोर किया और इसमें केवल ओटोमन तुर्की बच सके, जो अनातोलिया में बस गए थे। और 1453 ईस्वी में उन्होंने कुस्तुंतनिया को जीत लिया और पश्चिम एशिया के इस भाग पर अपना अधिकार जमा लिया। तो देखते हैं मंगोल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मंगोल एम्पायर का मैप है। तो मंगोल लोगों ने, या चंगेज खां जो मंगोल वंश का संस्थापक था, उसका शासन 24 मिलियन या 2,40,00,000 किलोमीटर स्क्वायर पर था। सबसे बड़ा शासन सबसे ज्यादा एरिया पर राज ब्रिटिश एम्पायर ने किया, जो कि बाद में स्थापित हुआ, लेकिन पहले सबसे ज्यादा बड़ा राज मंगोल एम्पायर का था। इस बीच मंगोलों की शक्ति बढ़ी और उन्होंने पश्चिम एशिया और दक्षिण रूस से लेकर मध्य एशिया उस पार चीन के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। 13वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक चीन पर मंगोल लोग शासन करते रहे, क्योंकि चीन का रेशम व्यापार की महत्वपूर्ण वस्तु थी। इसके अतिरिक्त चीन के नवीन आविष्कार भी अन्य वस्तुओं के साथ पश्चिम एशिया आए, जैसे बारूद, कागज और कपास बनाने की तथा छापने की कला चीन से यूरोप गए थे। मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, इसलिए उन्होंने चीन के कुछ भागों और मध्य एशिया में रहने वाली जातियों को इस्लाम धर्म को मानने वाला बना दिया। चीन के व्यापार में केवल रेशम मार्ग ही नहीं प्रयोग होता था, बल्कि चीन के व्यापारी जहाज से भी अपना सामान ले जाते थे। इनमें से कुछ भारत और पूर्वी अफ्रीका तक की यात्राएं करते थे। अन्य दक्षिण पूर्वी एशिया के बंदरगाहों में रुक जाते थे। अनाम, लाओस, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा और मलाया जैसे देशों में चीन और भारत के व्यापारियों में प्रतियोगिता चलती थी। 14वीं शताब्दी में अरब के व्यापारियों ने भी दक्षिण पूर्व एशिया में अपने पैर जमा लिए थे। मध्यकाल में संपूर्ण संसार के विभिन्न देश एक दूसरे के निकट आ रहे थे। व्यापार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का पारस्परिक संपर्क स्थापित हो रहा था। अब कोई देश अकेला नहीं रह सकता था। भारत भी इन सब घटनाओं के बीच खिंचाया। भारत का अरब और चीन के साथ संबंध व्यापार के माध्यम से ही हुआ। मध्य एशिया के तुर्कों और मुगलों ने इस व्यापार को प्रोत्साहित किया। दक्षिण भारत में ही मध्यकाल में भारतीय सभ्यता संस्कृति और भी अधिक संपन्न और विकसित हुई। दक्षिण भारत व्यापार के मामले में उत्तर भारत की अपेक्षा काफी आगे था और ये लोग काफी धनवान थे। तो इन्होंने मंदिरों को भी बड़े बड़े दान दिए और काफी मंदिर बनवाए। तभी इसलिए आज हमें दक्षिण भारत में काफी अमीर मंदिर देखने को मिलते हैं, काफी प्राचीन मंदिर, भव्य मंदिर देखने को मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।